Okay, so the first question is saying calculate 18% trimmed mean of the following data. डेटा दे दिया आपको. डेटा क्या है यहाँ पे? 73, 80, 36, 75, 68, 82, 50, 48, 41, 60. इस तरीके के प्रॉब्लम्स में ना तुमको फोकस होना बहुत जरूरी है. एक भी ऑब्जर्वेशन मिस कर दी तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है. तो 73, 80, 36, 75, 68, 82, 50, 48, 41, 60. ठीक है. कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 10 ऑब्जर्वेशंस, राइट? राइट। ठीक है. आपको निकालना है पहली बात तो ट्रिम्ड मीन. 18% ट्रिम्ड मीन. उसके बाद निकालना है सैंपल मीन. और एक और निकालना है चीज विच इज मीडियन. ये तीन चीजें निकालनी है. ठीक है. तो पहले ट्रिम्ड मीन निकाल लेते हैं. ट्रिम्ड मीन का मतलब क्या होता है? We remove the extreme values, the outliers. So, is there any requirement of keeping things in ascending order, descending order, something like that? यस, असेंडिंग में रखते हैं या ठीक. डिसेंडिंग भी रख सकते हैं। आई थिंक कुछ फर्क तो नहीं पड़ता ना नहीं, असेंडिंग और डिसेंडिंग क्योंकि हम दोनों तरफ से हाँ, हटा वही रहे थे. वही वही। तो राइट। यू कैन आइदर डू असेंडिंग और डिसेंडिंग. तो स्टेप वन क्या रहता है अपना? जब भी आप ट्रिम मीन निकाल रहे हो, जो भी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो. तो सबसे छोटा नंबर क्या है? क्यों? क्या नंबर है इधर? 36 लिखा हुआ है. इससे नहीं. 46, देन 41, देन 48, 41, फिर देन 50। 48, फिर 50, फिर उसके बाद 60, राइट? राइट, 60, देन 68, तो 50, फिर 60, फिर उसके बाद 68, 8। और फिर 73, है ना? 68, फिर 73, फिर 75, और फिर इधर हो गया अपना 80, और फिर 82. 80 और 82. और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, जब आप ट्रिमिंग करते हो ना, आपको लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब एक्सट्रीम स्मॉलेस्ट एंड एक्सट्रीम लार्जेस्ट वैल्यूज को हटाना होता है. तो ये तो रैंडम तरीके से पिक्ड अप है. रैंडम तरीके से चीजें दी हुई हैं. तो हमारा स्टेप होता है, आप या तो असेंडिंग कर दो या डिसेंडिंग कर दो. बात एक ही है. ये स्टेप वन हो गया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? 18% ऑफ 10। तो आपको ये देखना है कि आपकी ऑब्जर्वेशंस 10 हैं और आपको निकालना क्या है? 18%. तो 18% ऑफ 10 कितना होता है? 1.8. 18/100 इंटू 10 कितना हुआ? ये 1.8 ना? यस। तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं. ये जो 1.8 है, क्या ये एक होल नंबर है? नहीं. होल नंबर से हमारा मतलब है कि क्या ये ऐसा नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 1? ऐसा तो नंबर नहीं है ना. दिस नंबर इज इटसेल्फ अ डेसिमल या फ्रैक्शन कह लो. यस मैम। ठीक है. तो इट इज अ फ्रैक्शन. तो मान लो, अगर तुमको कोई बोलता 18% ट्रिमिंग नहीं करनी बल्कि 20% करनी है, तो 20%ऑफ 10 क्या होता? 2. राइट। तो इफ योर नंबर वुड हैव बीन अ होल नंबर, व्हाट यू माइट हैव डन, आप क्या कर सकते थे कि आप लेफ्ट से दो ऑब्जर्वेशंस रिमूव करते एंड राइट से भी दो ऑब्जर्वेशन रिमूव करते. यस. ये भी हटा देते, यस ये मैम। भी हटा देते. फिर उसके बाद क्या करते
जो ये नंबर्स बच गए ना, इनका मीन ले लेते। इनका मीन कैसे निकलता? इन सबको ऐड करके किससे डिवाइड करते हम लोग? 6 से, राइट? राइट। है ना? लेकिन तो ये कब होता है? जब आपका जो भी जितना परसेंटेज ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस एक होल नंबर आता है, तब आप ऐसा करते हो। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये जो 18% ऑफ 10 था वो एक डेसिमल नंबर आ गया या फ्रैक्शन आ गया, तो आपको क्या करना है? आपका सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें आप क्या करते हो? आप ये देखते हो कि ये जो 1.8 नंबर है, ये किसके बीच में है? इट टू इज वन वन। 2 and 1। तो आप पहले दोनों तरफ से एक एक ऑब्जर्वेशन हटा के मीन निकालोगे, ट्रिम्ड मीन। और आप क्या करोगे? 2 ऑब्जर्वेशंस हटा के जो ट्रिम्ड मीन बना वो भी निकालोगे। और फिर क्या करोगे? इसके हिसाब से एक अलग ट्रिम्ड मीन निकालोगे, इसके हिसाब से एक अलग ट्रिम्ड मीन निकालोगे। एंड देन, डू यू नो कि इसको कितना वेटेज देना है और इसको कितना वेटेज देना है कि मेरा आंसर 1.8 आ जाए? तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मैं 1 को कितना वेट दूं। अल्फा इज माई वेट। और मैं 2 को कितना वेट दूं? 1 - अल्फा, कि मेरा आंसर क्या आ जाए? 1.8। सो व्हाट इज दैट अल्फा? That alpha is the weight, so it will be between 0 to 1. Let me just calculate it. Yes, so you do alpha and then plus 2 times minus 2 alpha is equals to 1.8। तो इधर हो जाएगा ये 2 - अल्फा इज इक्वल्स टू 1.8। तो ये क्या नंबर हो गया इधर? 0.2 इज इक्वल्स टू अल्फा। Right. तो मतलब आप 20% वेट 1 वाले ट्रिम्ड मीन को दोगे एंड 80% वेट इसको दोगे, और फिर उससे आप अपना ओवरऑल आंसर निकालोगे, राइट? ठीक Yes, है। ma'am. तो अब पहले, अब बिकॉज हमारा नंबर 1.8 आया, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रिम्ड मीन 1। एक तरीके से मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x * 10%। 10% of 10 is 1, राइट? है ना? एंड दिस इज x * 20%। है ना? और मेरा x * 18% क्या होगा? इसको कितनी वेटेज देनी है? 20%। And दूसरे वाले को 80%. परफेक्ट। इसको 80% वेटेज देनी है। तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो अब मेरा सिंपल गोल क्या है? एक तो ये निकाल दो और एक ये निकाल दो, राइट? ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगा? आपको दोनों तरफ से एक ऑब्जर्वेशन एंड एक ऑब्जर्वेशन रिमूव करनी पड़ेगी। ये Hmm. दोनों तरफ से एक एक ऑब्जर्वेशन आप रिमूव करोगे, तो आप ये एक्चुअली इसका मीन आप निकाल रहे हो। यू आर फाइंडिंग दिस। इसमें से आपको 36 रिमूव करना है, 82 भी रिमूव करना है। बाकी जितनी भी चीजें आ गई उनको सम करके किससे डिवाइड करना है? 8 से। क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन हटा दी तो कितना बच गया? 8। और ये क्या होगा? यू हैव टू डू द सेम थिंग, बट यू हैव टू रिमूव 2 ऑब्जर्वेशंस, which will be removing these two and removing these two, and then finding the mean। ठीक है? तो क्या होगा ये आंसर?
Can we do this? So what do we get? Just a second, mama. Hmm. So like for all of these things we'll need calculator. ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेटर अलाउड होता है. 48 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 68 प्लस 73 प्लस 75. It'll be 61.875. 374 डिवाइडेड बाय. अच्छा, आप ऊपर कर. और मैं थोड़ा सा ये कि मैं इनको सम कर लेती हूँ, फिर मैं इसको और इसको भी ऐड कर दूंगी. 41 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 495, और इधर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8. तो मेरा ये नंबर आया. ठीक है, ताकि मैं कोई फ्रैक्शंस वगैरह में कुछ भी ना करूं, तो ये डिवाइडेड बाय 8 हो जाता है. तो ये एग्जैक्टली मिलेगा 61.875. और ये जो नंबर है ये होगा 374.6. नहीं नहीं, सॉरी, 374 डिवाइडेड बाय 6. दिस गिव्स मी 62.3333. अब आपको याद है हमने बीच में जब अपनी रीडिंग्स पढ़ी थी, जो जिसमें सिलेबस होता है, उसमें क्या लिखा हुआ था कि जितनी भी इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस हैं वो कहाँ तक होनी चाहिए? 3 डेसिमल प्लेसेस तक. तो ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है. तो 3 डेसिमल प्लेसेस, तो ये तो खुद ही 3 डेसिमल पे रुक गया. तो इसको ना अभी से अपनी हैबिट बना लो, ताकि तुम एंड में अलग से दिमाग ना लगाना पड़े, एंड यू गेट यूज टू दिस प्रोसेस. अभी यहाँ पे 3 डेसिमल मतलब, अब फोर्थ पॉइंट को तुम देखोगे 3 है, तो 3 है तो क्या राउंडिंग ऊपर होगी? नहीं. सो द नंबर दैट यू एंड अप विद इज दिस. सो वील जस्ट कीप इट लाइक दिस. ओके. राइट, एंड फाइनल आंसर में 2 डेसिमल पॉइंट तक होगा. एब्सोल्युटली. तो हम क्या करेंगे, अब 3 3 डेसिमल पे काम कर रहे हैं. अब हमें ये नंबर्स चाहिए. 61.875 इंटू 0.2 प्लस ये अपना नंबर है 62.333 इंटू 0.8. अब मेरा जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको मेरे को 2 डेसिमल पे रखना है, ताकि अलग अलग बच्चों के पेपर्स को चेक करने में कंसिस्टेंसी रहे, अदरवाइज बहुत डिफरेंस आ जाता है. तो उनका पर्पस ये है इसके पीछे. सो 61.875 इंटू 0.2, दिस इज 12.375 प्लस ये मेरा 6.333 इंटू 0.8. So that gives me 5.0664, and I add 12.375 to it. So मेरा रिजल्टेंट आंसर आ रहा है 17.4414. अब मेरे को इसको 2 डेसिमल पे लेके जाना है. तो अब मैं इधर देख रही हूँ 1 है, 1 की राउंडिंग ऑफ ऊपर होगी क्या? नहीं. तो मेरा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 17.44. And this is my 18% trimmed mean. Okay. यस मैम. ये अपना 18% trimmed mean हो गया, या आप इसको x बार 18% भी लिख सकते हो. ठीक है, ये 18% trimmed mean हो गया. इसको किसके साथ कंपेयर करना था? सैंपल मीन के साथ. सैंपल मीन में क्या करना पड़ेगा? ये सब कुछ ऐड करके 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. मैंने ये तो ऑलरेडी निकाल ही लिया है. तो मेरे ये जो नंबर्स थे इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 2 नंबर्स और ऐड करने पड़ेंगे, राइट? राइट, वैसे कंपैरिजन में व्हाट डू वी राइट, मतलब कि जस्ट द डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब सो न्यूमेरिकल डिफरेंस. मतलब अलग से निकालने की जरूरत भी नहीं है. यू जस्ट से दैट दिस इज लेसर, बिगर, समथिंग लाइक दैट. अच्छा, ओके. समथिंग लाइक दैट यू कैन से. या इफ इट इज वेरी क्लोज यू कैन से दे आर वेरी सिमिलर, थिंग्स लाइक दैट.
तो मेरे को क्या चाहिए, क्या क्या ऐड करना है? 70, सॉरी 36 and 82, 36 and 82, और इसको फिर हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स बार विच इज सैंपल मीन। तो हमारा ये नंबर 495 तो था ही। अब उसमें मेरे को 36 भी ऐड करना है, फिर उसमें मेरे को 82 भी ऐड करना है, और फिर डिवाइड करना है 10 से। तो मेरा आंसर आ जाता है 61 पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? I am not calculating, though I just trusted you. No, it's okay. I think I made a mistake here. This can't be 5. Okay, okay. Just a second. I think I made a mistake. 62.333 into point 0.8. 62.333 into point 0.8. I don't know what I did and why I did that. This is 49.8664 and 61.875 into point 2. This is 12.375. ठीक है, 49। अब जैसे इसमें भी बीच में 4 डिजिट्स आ गए आफ्टर डेसिमल, तो इसको भी पहले हम राउंड ऑफ कर दें, मतलब एट नहीं, सिक्स सिक्स ही लेंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि फिर वो, सी लाइक, जैसे ये एक फाइनल चीज है, राइट? अच्छा, ओके, आफ्टर एवरी, मतलब या एक पार्ट करने के बाद, या ओके। अदरवाइज, देन यू नो, लाइक समटाइम्स, जैसे मेरा, मान लो ये नंबर आ रहा होगा कि 100/8, या 1000/8 फॉर दैट मैटर। ठीक है, ये कितना होगा? कैलकुलेट कर दिया। नहीं, ये तो चलो खैर इजी हो जाता है। 100/8 करो। दिस इज 2 एंड दिस 12.5। 12.5 ना। हाँ। अब मान लो ऐसा कुछ होता कि 0.125 आंसर आ रहा होता तुम्हारा एग्जैक्टली डिवाइड होके, हम्म। लाइक तो इफ यू डू वो जस्ट तो रहने ही वन देंगे, अपॉन, हाँ, तो क्योंकि उसको एग्जैक्ट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ राउंडिंग इट ऑफ, if it is coming at the end, like somewhere in between, it's fine. Otherwise, like this is again something which is in between, then we'll keep mixing it up. फिर मेरा दिमाग फिर इसी चीज में लगा रहेगा। सो वेन एवर लेट से दे, सो इनका मेन पॉइंट यही होता है कि एक तो तुम्हारा फाइनल आंसर है जो एंड में पूछा गया है, जैसे ट्रिम्ड मीन, मीन और सैंपल मीडियन, उसमें तुम तो 2 डेसिमल रखो, और जो भी चीजें तुम यूज कर रहे हो फॉर कैलकुलेटिंग समथिंग, नॉट सम इंटरमीडिएट स्टेप, लाइक विद इन, लाइक इसके लिए मेरे को ये और ये चाहिए, तो ये मेरे लिए इंटरमीडिएट चीजें हैं। अदरवाइज क्या होगा, मैं मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही थी, फिर मैं पहले इधर भी राउंडिंग ऑफ करूंगी, फिर उससे ये पूरा आंसर बदलेगा, फिर मैं और राउंडिंग ऑफ करूंगी, सो देयर बी अ लॉट ऑफ वेरिएशन। राइट, 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 ओके। तो बस हम लोग इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और खैर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब ये सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए है। दिस इज नॉट समथिंग ओवर विच लाइक ह्यूज थिंग्स कैन हैपन, दिस इज एडवाइजेबल, दैट्स इट। वैसे कैलकुलेशन के इतने मार्क्स वगैरह तो नहीं कटते ना? बहुत अगर मेजर डिफरेंस होगा तो होता है, अदरवाइज थोड़ी बहुत चीजें अलाउड रहती है। ओके। 8664, तो मेरा आंसर जो है, ये पता नहीं इधर हमने ऐसे कैसे लिख दिया, ये अपना नंबर आएगा 62.2
2414। तो अब राउंडिंग ऑफ होके ये कितना हो जाएगा, 62.24। ठीक है, ये मेरा ट्रिम्ड मीन है। और ये जो चीजें हैं, ये जो मेरा नंबर आएगा, 495 था पहले सम, फिर इसमें मैं ऐड करके 36, फिर मैं इसमें ऐड करके 82 कर रही हूँ, और फिर मैं इसको डिवाइड बाय 10 कर रही हूँ, तो मेरा आंसर आएगा 61.3। तो अब इन्होंने जैसे पूछा था कि कंपेयर करो इसको और इसको, इनके बीच में तुम्हें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है क्या? नो। नहीं, वेरी नॉट वेरी बिग डिफरेंस। तो ये किस चीज का सिग्नल होता है? विच मीन्स आउटलायर्स इतने एक्सट्रीम नहीं थे। एब्सोल्युटली, कि जैसे जो मेरी वैल्यूज थी ना वो बहुत आसपास ही थी। कि जैसे अच्छा इधर 41 है, तो सबसे छोटी वैल्यू इससे इससे 5 नंबर छोटी है, सबसे बड़ी वैल्यू इससे 2 नंबर ऊपर है। On the other hand, imagine if this number would have been something like 5 and this number would have been something like 150. तो एक्सट्रीम आउटलायर्स तो सैंपल मीन एंड ट्रिम मीन में काफी डिफरेंस होता। यस, तो आपका मेन कंपेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि अम, अगर ट्रिम्ड मीन और तुम्हारी सैंपल मीन के बीच में बहुत वेरिएशन आ जाता है, तो दैट इज अ सिग्नल दैट योर डेटा हैज सम आउटलायर्स। बट बिकॉज दे आर सिमिलर, like not a huge difference, the likelihood of outliers is very less, and which we can also see in the data. So whenever they say compare it, this is what they really mean. So they want you to write this in English. That when we compare this, we see that trimmed mean and the sample mean are quite comparable, which suggest the lack of any outliers in the data. Okay. So that is what they are expecting. ऑलराइट। सो एक चीज ये हो गई, उसके बाद दूसरी चीज क्या है? एक चीज ये हो गई, एक चीज ये हो गई, तीसरी चीज बोली थी सैंपल मीडियन निकालने को। मीडियन कैसे निकालते हैं? इसमें हम मीडियन ऐसे ही मतलब बीच का ऐसे सर्कल करके निकाल सकते हैं, या फिर हाँ हमें बिल्कुल। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नहीं या नहीं, दिखाना? फॉर्मूला फॉर्मूला मेरा यही है, नंबर वही मेरा एन इवन हो। प्लस। हाँ, हाँ ठीक है। इवन हो तो अलग, ऑड हो तो अलग। अगर मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं तो क्या करना होता है? n/2। इवन। नहीं, n+1/2। हाँ, और फिर उनका एवरेज निकालते हैं तो इसका। तो मेरा इवन नंबर है, तो n 10 है, तो 10/2 कितना होता है? 5। तो 1 2 3 4 5, मैं फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन का एवरेज कर दूंगी, राइट? राइट। तो इस नंबर का और इस नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा? 60 60 120, 120 and 8, 128, 128 डिवाइडेड बाई 2 इज 64, या। है ना? सो सैंपल मीन, सैंपल मीन, since there are 10 observations, since 10 observations, ये क्या हो जाएगा? Average of n/2, which is 10/2, and 10/2th plus 1 observation, right? Which is fifth and sixth observation का mean, which is 60 plus 68 divided by 2, which is 64. So this is sample mean, sample median. मैं सैंपल मीन लिख दिया। सैंपल मीडियन, ठीक है। अच्छा, मेरे एक ये पार्ट ओके, दिस इज क्लियर। यस मैम। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मीन, ऑलमोस्ट सिमिलर ही पैटर्न पे है वो, ठीक है। सैंपल मीडियन अकॉर्डिंग इन दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्रिमिंग? सो मेरा सवाल ये है कि सैंपल मीडियन हमने निकाला,
ठीक है, हम्म। सैंपल मीडियन आया 64। तो सैंपल मीडियन की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट ट्रिम्ड मीन, एक पर्टिकुलर परसेंट मेरे को बता दो जिससे मैं अगर ट्रिम्ड मीन निकालूं तो वो भी 64 आ जाए। कैन आई सी द ट्रिम्ड मीन, एक बार ट्रिम्ड मीन की वैल्यू क्या थी? ट्रिम्ड मीन की ये वैल्यूज थी आपकी। एंड मीडियन वाज 64.64। 64। ठीक हाँ, ठीक। सो बेसिकली माय क्वेश्चन इज एक्स बार, यहाँ पे कौन सी परसेंटेज लगाऊं जिसका आंसर किसके बराबर हो, एक्स सैंपल मीडियन। तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ ट्रिमिंग इज रिक्वायर्ड? क्वेश्चन समझ आ गया आपको? यस मैम, बस एक सेकेंड। हाँ, अब आप डेटा ये देख लो, ये आपके सामने डेटा है। I'm not sure, but 2.75, I don't know. तो गलत। 2.75 इज द परसेंटेज। हाँ, I think, I ओके, don't know, I'm not sure. नो वरीज, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द थिंकिंग प्रोसेस। हाउ आर वी थिंकिंग अबाउट इट? I got the difference, मैंने difference निकाला किस चीज उसका, का? median का and trimmed mean का, and then I divided it by 64 into 100 to get a percentage. ओके, But I don't think that's correct. नो वरीज, कोई बात नहीं, एक एक करके सोचते हैं। ट्रिम्ड मीन का मतलब क्या होता है? ट्रिमिंग करनी है ऑब्जर्वेशंस की, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, है ना? Right, right. मेरा मेन मुद्दा वही होता है। और सैंपल मीडियन क्या होता है? सैंपल मीडियन में मेरे को बीच की दो ऑब्जर्वेशंस मैंने रखी, उनका मीन निकाला। Yeah. तो मैं एसेंशियली क्या चाहती हूँ कि तुम तो ऐसा कुछ करो कि ये भी रिमूव हो जाए और ये भी रिमूव हो जाए, इतनी ट्रिमिंग तुम कर दो। एक्चुअली मीडियन में भी तो ट्रिमिंग होती है, लाइक। एब्सोल्युटली। तो हमारा सवाल यही है कि जो तुम मीडियन निकाल रहे हो वो एक्चुअली कितना परसेंट ट्रिम्ड मीन है? 4 4 है दोनों तरफ से, 4 4 वी आर ट्रिमिंग, राइट? यस। तो 40%, नहीं कितना होता एक्स है? परसेंट ऑफ 10 का आंसर क्या आना चाहिए? 4। यस। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 40 40। परसेंट तो 40% इज द आंसर। या ओके। सो मेरे को, सो इस केस में हमारा आंसर क्या है कि 40% ट्रिम्ड मीन is equivalent to sample median। ओके, तो हमेशा डेफिनेशन पे जाना है। ट्रिम्ड मीन मतलब चीजें, ऑब्जर्वेशंस ट्रिम हो रही हैं। सैंपल मीडियन मतलब इन दोनों का एवरेज। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये हट जाए और ये हट जाए? तो इसको हटाने के लिए मेरे को चार चार ऑब्जर्वेशन हटानी पड़ेंगी। तो चार ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो जो भी मेरी परसेंटेज है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, वो नंबर आ जाना चाहिए। यहां से मेरा एक्स आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पैम ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पैम मैसेज इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स more likely to appear in spam than in normal messages. The list is called a spam list. तो बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि स्पैम एक्चुअली आइडेंटिफाई कैसे होता है कि कोई मैसेज स्पैम है कि नहीं। तो स्पैम जो भी मैसेज होता है उसमें देर आर चांसेस दैट सर्टेन काइंड ऑफ वर्ड्स आर more common. So like offer,
या अप्लाई नाउ, थिंग्स लाइक दैट मे बी। सो इस तरीके की लिस्ट जो है उसको लिखा हुआ है स्पैम लिस्ट। सपोज दैट योर डेटाबेस ऑफ 5,000 मैसेजेस कंटेन 1,700 मैसेजेस दैट आर स्पैम। तो आपके पास 5,000 मैसेजेस हैं जिसमें से आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि 1,700 मैसेजेस जो थे आपके वो स्पैम मैसेज थे। बाकी जो बच गए कितने, 3,300, वो नॉट स्पैम है। ठीक है। नाउ इसके आगे की स्टोरी में इन्होंने क्या लिखा है, दे हैव रिटन दैट among the spam messages, so out of the messages that were spam, 1343 contain words from the spam list। तो मतलब ये जो 1,700 थे इसमें से 1343 ऐसे स्पैम्स थे दैट कंटेन वर्ड्स, जो आपने एक लिस्ट बनाई थी ऑफ वर्ड्स विच आर मोर लाइकली टू अपीयर इन द स्पैम लिस्ट। सो दिस कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम स्पैम लिस्ट। ठीक है। एंड फिर कितने ऐसे मैसेजेस हो गए जिसमें स्पैम लिस्ट का कुछ था नहीं। सो उतने 1,700 में से आप माइनस कर सकते हो उसको, तो कितना हो जाएगा ये, 357 कंटेन्स नो वर्ड फ्रॉम स्पैम, फ्रॉम स्पैम लिस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद की स्टोरी क्या है, आउट ऑफ द 3,300 नॉर्मल मैसेजेस, ये नॉट स्पैम है या इसको नॉर्मल मैसेज भी बोल सकते हो, नॉर्मल मैसेजेस, ये नॉर्मल मैसेजेस थे। ये स्पैम है या नहीं है ये आपने खुद आइडेंटिफाई किया है। तो इसमें जब आपने स्टडी किया तो 1,343 मैसेजेस ऐसे थे जिसमें स्पैम लिस्ट वाले मैसेजेस थे, इसमें स्पैम लिस्ट वाले वर्ड्स थे ही नहीं। और जो इतने नॉर्मल मैसेजेस थे उसमें से भी आपने देखा क्या, कि ओनली 297 ऐसे मैसेजेस देखे आपने, 297 जिसमें क्या था, वर्ड्स फ्रॉम स्पैम लिस्ट थे। वो एक्चुअल में स्पैम नहीं था, लेकिन स्पैम लिस्ट के कुछ वर्ड्स थे जिसकी वजह से दे हैड वर्ड्स फ्रॉम स्पैम लिस्ट। ठीक है। और फिर जो बचे हुए कितने रह गए, 3003 ऐसे मैसेजेस हैं विच डोंट हैव वर्ड्स फ्रॉम स्पैम लिस्ट, डोंट हैव वर्ड्स फ्रॉम स्पैम लिस्ट। ठीक है। दे डोंट हैव वर्ड्स फ्रॉम स्पैम लिस्ट। ये पूरी स्टोरी हो गई। उसके बाद लिखा है, obtain the probability that a message is spam given that the message contain words from the spam list. So you have to find the probability that it is actually a spam, the message is actually a spam, a message is spam, given that, given that the message contains words from spam list। ठीक है। तो बेसिकली आप देखो, हम लोग मान लो क्या डिफाइन कर लेते हैं हम, अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मेरा मैसेज एक्चुअली में स्पैम है या नहीं है, और एक दूसरी चीज है कि उस मैसेज में स्पैम लिस्ट वाला वर्ड है या नहीं है। करेक्ट। सो लेट एस एंड एन एस, मतलब मैसेज इज एक्चुअली स्पैम, मैसेज इज स्पैम, एन एस मतलब मैसेज इज नॉट स्पैम, नॉट स्पैम। ठीक है।
या नॉर्मल. So let S be the event that message is spam. Let NS be the event that message is not spam. ठीक है. Let W be the event that message contains word from spam list and NW be the event that message does not contain words from spam list. From spam list. ठीक है. ये आपने 4 अपनी नोटेशंस डिफाइन कर दी. ठीक है. ये टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस हो गए 5,000, नॉट 500. दिस इज 5,000. ठीक है. 5,000 मैसेजेस. स्पैम 1,700 है, नॉट स्पैम 3,300 है. इसमें से जिसमें स्पैम है, स्पैम लिस्ट के वर्ड्स हैं, वो इतने हो गए. स्पैम लिस्ट के वर्ड्स नहीं है, वो इतने हो गए. स्पैम वाले वर्ड्स हैं, ये हो गए. स्पैम लिस्ट वाले वर्ड्स नहीं है, वो ये हो गए. आपको निकालना क्या है? व्हाट इज दिस probability that a message is spam given that the word contains given that the message contains the words from the spam list. तो आपको एक्चुअली ये निकालना है. तो इसी चीज को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैसेज इज स्पैम गिवन दैट द मैसेज कंटेन्स द वर्ड्स फ्रॉम स्पैम लिस्ट. ये आपको निकालना है. यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन डब्ल्यू. ठीक है. तो हमारी बेस थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन डब्ल्यू निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? व्हाट विल यू डू? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालोगे आप? S intersection W divided by the probability of W, right? S intersection W मतलब the message is spam and it also contains the words from spam list. And what is W? What is the probability that the message has words from the spam list? ठीक है. तो इस चीज को आप किस तरीके से लिख सकते हो? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव अ मैसेज विच हैज यू नो वर्ड्स फ्रॉम द स्पैम लिस्ट? वो क्या होगा कि हो सकता है आपका मैसेज एक्चुअली में स्पैम हो. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव अ मैसेज containing words from spam list given that it is actually a spam, plus what is the probability that you do not have a spam message, and what is the probability that you get a word from the spam list in that message given that it is not actually a spam. ये हो गया. और यहां पे आपको क्या निकालना है? ये what is the probability that it is actually a spam given W given S. ये आपकी बेस थ्योरम बोलती है कि इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो. करेक्ट. अब आप बस ये देख लो कि अपने अलग अलग नंबर्स क्या हैं. What is the probability that a particular message is spam? Spam कितने हैं? 1,700 है out of 5,000. तो ये कितना हो गया? 17/50. What is the probability that it's not a spam? 3,300 divided by 5,000, which is 3,300 divided by 5,000, which gives me 33 divided by 50. ठीक है. Now, what is the probability that you get a message W, which is like words from spam list, given that it is actually a spam? तो spam में से ये एक्चुअली वर्ड क्या है? वर्ड स्पैम है. तो अब आपको पूरा फोकस स्पैम में ही करना है. स्पैम में, स्पैम के अंदर एक्चुअली वर्ड स्पैम है, उसमें वर्ड फ्रॉम स्पैम लिस्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1343 आउट ऑफ 1,700. राइट. सो ये कितना हो जाएगा? 1343 आउट ऑफ 1,700.
ठीक है. And what is the probability that you get a word from spam list in the message when it is actually not a spam? वो क्या हो जाएगा जब वो एक्चुअली में स्पैम नहीं है? तो एक्चुअली में स्पैम नहीं है मतलब तुम इधर हो. आउट ऑफ दीज यू गेट वर्ड्स फ्रॉम स्पैम लिस्ट. उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 297 वर्ड्स हैं आपके जिसमें स्पैम लिस्ट वाले वर्ड्स हैं आउट ऑफ 3300. सो 297 डिवाइडेड बाय 3300. दिस इज व्हाट यू गेट. ये चारों नंबर्स जो हैं आपने निकाल दिए हैं. दिस नाउ यू जस्ट रिप्लेस दीज वैल्यूज. यू हैव ऑल दीज वैल्यूज. ये भी है, ये भी है, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया. वी हैव ऑल द वैल्यूज विच आर रिक्वायर्ड. करेक्ट. सो spam 17/50, 33/50. Spam given हाँ. सो ये 1343 डिवाइडेड बाय 1700 और ये हो गया. और फिर मेरे को ठीक है एक्चुअली यही करना है. सो आप क्या करोगे? These are the numbers that you use and then you just solve for this. This is what you will solve for. ये कितना हो गया? 17/50 times 1343 divided by 1700 divided by 17/50 times 1343 divided by 1700 plus 33 divided by 50 times 497 divided by 3300. This is what you get. ठीक है. तो क्या होगा फिर अभी? You can solve this and then get the answer. This 50 is everywhere, right? This 100, 100, 100 is everywhere. We actually get, okay, and this 17 is also here. This 17 is also here. So what do I get? We are actually getting 1343 divided by 1343 plus, oh, lovely. So we get this and this here as well, 297. So we get 1343 divided by 0, 4, no, actually 0, 5. No, actually 4. 1640. Yeah, 1640, which approximately looks like this. So I'm getting, what is the value? 1343 divided by 1640. So I'm getting 0.8189 एंड इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 0.82 के आसपास बोल सकती हूँ. ठीक है. दिस इज बेसिकली व्हाट माय रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज. ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी जो हमें चाहिए थी. सो वंस यू फ्रेम इट, सो दिस इज बाय बेस थ्योरम. ओके. That there are only two possibilities, whether it's a spam or not, and out of these we know कि word from spam list when it's a spam, words from spam list when it's not a spam. इन सब दोनों चीजों को आप combine करते हो and that's how you get this particular question. ठीक है. So this is what you had to find and this is our answer. So this is question number 1. Next thing is क्वेश्चन नंबर, एंड बेस थ्योरम से हमेशा क्वेश्चन आता ही है, तो आई मीन दिस इज समथिंग विच इज expected also next time also. All right, question number 2.
लेट्स सी। सो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम में जो जो चीजें मेंशन्ड है उसको लिखना बहुत जरूरी है. फ्रेम अ सेटअप of what the different things are so that it's easy to calculate. So let's read this. In a study, physicians were asked what the odds of breast cancer would be in a woman who was initially thought to have a 1% risk of cancer, but who ended up with a positive cancer result. ठीक है. So they want to look at what are the chances of odds of मतलब chances of breast cancer in a woman जिसको initially was thought to have a 1% risk of cancer but who ended up being positive. अच्छा, this test gives a positive result 80% of the cases. This test gives a positive result in 80% of the cases who have cancer and a positive result in 90% of the cases for those who do not have cancer. ठीक है. And a positive result in 90% of the cases for those who do not have cancer. If the test result is positive, what is the probability that a woman has breast cancer? Okay, all right. Let's see. In a study, physicians are asked what the odds of breast cancer would be in a woman who was initially thought to have a 1% risk of cancer, but who ended up having a positive test result. Okay. The test gives positive results in 80% of the cases in people who have cancer and a positive result in 90% of the cases for those who do not have cancer. So there are two kind of people who actually have cancer, don't have cancer. ठीक है. सो आउट ऑफ द पीपल हु हैव कैंसर अगर टेस्ट किया गया तो टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देता है इन हाउ मेनी केसेस? 80% ऑफ द केसेस. सो बाकी टेस्ट नेगेटिव कितने में दिया होगा? 20% ऑफ द केसेस में. ठीक है. आउट ऑफ द पीपल हु डू नॉट हैव कैंसर द टेस्ट रिजल्ट्स and a positive result in 90% of the cases. 90% of the cases of the people who do not have. जिन लोगों के केस में अगर कैंसर नहीं था तो उनको तो नेगेटिव देना चाहिए था ना, बट इन्होंने का टेस्ट बहुत खराब है. ठीक है. टेस्ट का नेगेटिव फिर कितने केस में आया? 10% ऑफ द केसेस में. ठीक है. और कैंसर होने के चांसेस क्या हैं? कैंसर होने के चांसेस क्या है? 1% रिस्क ऑफ कैंसर. सो कैंसर होने के चांस क्या है? 1%. कैंसर ना होने के चांस क्या है? 99%. 99% of the people do not have cancer. 1% of the people have cancer. So that's the risk of cancer. ठीक है. तो हमें एक्चुअली किस लेडी की स्टोरी देखनी थी कि एक ऐसी लेडी जो एग्जामिनेशन से पहले सिचुएशन क्या थी कि शी हैड अ 1% चांस ऑफ कैंसर विच इज बेसिकली व्हाट इज the amount of cancer that is available in the population, which is the amount of people who have cancer and don't have cancer. She ends up getting a positive cancer test result. तो इस लेडी का 1% रिस्क था कैंसर का. And this lady gets ends up getting a positive cancer result. Now they are asking अगर test result इस lady का positive आया है तो what is the actual probability that this lady has a
has a breast cancer actually. So let's say C be the event that the lady has cancer, and C be the event the lady does not have cancer. Let P be the means positive, N means negative, P means positive, N means negative. ये मान लो सिनेरियो है अपना। तो ये सब इस तरीके से इवेंट्स डिफाइंड है। तो अब इन्होंने हमसे सवाल क्या पूछा है, अगर टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द विमेन विल हैव अ ब्रेस्ट कैंसर। सो वी वांट द प्रोबेबिलिटी दैट शी हैज कैंसर गिवन दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव। ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्चुअली हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज द बेस रूल ओनली, राइट। सो ये एक्चुअली क्या है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी थी कि कैंसर आने की प्रोबेबिलिटी ये है, कैंसर आने की प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, what is the probability that she tests positive if she has cancer? It's in 80% of the cases. What and tests positive in 90% of the cases for those who do not have cancer. हम्म, तो फिर ये वैल्यू मुझे किस तरीके से निकालनी है? आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यू कैन हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन पी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव अ कैंसर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन दैट यू हैव कैंसर divided by probability of having cancer and getting a positive when you have a cancer plus probability of not having a cancer times probability of positive when you do not have a cancer, right। ये इस तरीके से बातें लिखी जा सकती हैं। probability of cancer is 0.01, probability of not cancer is 0.99। तो ये चीज तो सॉर्टेड है, ये और ये और ये। अब मुद्दा जो है वो यहां आता है। अब इसमें ना दो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। अगर मैं देखो टेस्ट के रिजल्ट को बस मानूं कि एक पेपर जो आया था उसमें लिखा हुआ था कि नेगेटिव रिजल्ट, मतलब वो कैंसर मेरे को नहीं है, टेस्ट का रिजल्ट के हिसाब से मेरे को कैंसर नहीं है, और टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है कि मेरे को कैंसर है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। ठीक है, अगर मैं सिर्फ लिटरली प्लस पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस में लूं तब तो ये ठीक है। लेकिन जो इस तरीके की टेस्टिंग होती है ना वो यूजुअली इस इंटरप्रिटेशन के साथ नहीं की जाती। जब आप बोलते हो ना पॉजिटिव, तो फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव वो सब की बात होती है। तो यहाँ पे जेन्युइनली इंसान को कैंसर है एंड द टेस्ट इज पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रू पॉजिटिव, दैट ये बंदे को जेन्युइनली कैंसर था और उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना भी चाहिए था, वो 80% चांसेस में हो रहा है। एंड यहाँ पे जो पॉजिटिव बोला जा रहा है उसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। तो जब जेन्युइनली बंदे को कैंसर नहीं है और उस सेंस में बोला जाता है कि रिजल्ट इज पॉजिटिव, सो इट्स बेसिकली कंसिडर्ड एज अ फॉल्स पॉजिटिव, राइट। सो फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, कि genuinely the person doesn't have cancer and the result is testing positive, that is 90% of the case। बट अब मैं अगर इसको देखूं तो ये सेंस नहीं बना रहा, क्या, क्योंकि इट इज गेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट इन 90% ऑफ द केसेस वेयर पीपल डजेंट हैव कैंसर। मतलब जेन्युइनली उस बंदे को कैंसर नहीं है लेकिन 90% ऑफ द केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। मतलब 90% ऑफ द केसेस में अगर मैं ये मानूं कि वो ऐसा पॉजिटिव आ रहा है
कि उस बंदे को कैंसर है 90% ऑफ द केसेस में, जबकि जेन्युइनली उस बंदे को कैंसर नहीं है। दिस सीम्स लाइक अ वेरी यू नो वियर्ड नंबर, बट ये पॉजिटिव, इसको ट्रू पॉजिटिव बोलते हैं, इसको फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। एंड अगर हम लोग थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन ऐसी करें कि पॉजिटिव मतलब जो सच्चाई है वो पता चलना, ट्रूथ पता चलना को पॉजिटिव बोलें, but that will also not make sense. So I think for now we should just take it on the face value कि पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। अब वो एक्चुअल में चाहे ये कितना भी वियर्ड हो, a positive result in 90% of the cases for those who do not have it। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट तो पॉजिटिव रिजल्ट जिनको जनरली कैंसर है वो कम आ रहा है, जबकि जिनको कैंसर नहीं है उनके केसेस में ज्यादा ये टेस्ट बता रहा है कि इनको कैंसर है। राइट। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, probability that she's getting a positive result given that she actually has cancer is 0.8. And what is this? The probability that she gets a negative result given that she has cancer is 0.20. What is the probability? What is this? The probability that she get a positive given that she doesn't have cancer is 90%. This is weird. ये टेस्ट तुम्हारा उल्टा काम कर रहा है, right? And what is this? The probability that she gets a negative given that she doesn't have cancer is 10%. And this is basically what is creating confusion in my head also कि ये क्या हो रहा है ऐसा 0.10, कि अगर तुमको कैंसर नहीं है तो तुम्हारे ये टेस्ट नेगेटिव है, वो तो ज्यादा होना चाहिए ना, वो बल्कि उल्टा हो रहा है। बट फाइन, लाइक वॉट एवर स्टेटमेंट्स दैट दे हैव गिवन बेस्ड ऑन दैट, अगर बिल्कुल फेस वैल्यू पे लिए पॉजिटिव मतलब टेस्ट में लिखा हुआ है पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब टेस्ट में लिखा हुआ है नेगेटिव, वो क्या है? तो उसके लिए फिर हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, ये नंबर्स जो है वो सब पुट कर देंगे। 0.001 टाइम्स 0.80 डिवाइडेड बाई 0.01 टाइम्स 0.80 प्लस 0.99 times probability of positive when you do not have cancer, that is 0.90. So what is this? I can, सब में दो डेसिमल दो डेसिमल दो डेसिमल दो डेसिमल है, तो मैं इसको सिंपली क्या 1 into 80 डिवाइडेड बाय 1 into 80 प्लस 99 into 90 ऐसे लिख सकती हूँ। और फिर सबका एक एक जीरो हटा देती हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 99 into 9 which is 8 divided by 891 plus this. So plus 8. So this is 8 divided by 899. Which is 0.00889. So the probability that you actually have cancer when the test result is showing positive is so low. Why? Because your test is really bad. जिन लोगों को कैंसर नहीं है, जो कि 99% जनता है, उनमें वो 90% केसेस में कह देता है कि इनको कैंसर है। तो एक जेन्युइन कैंडिडेट जिसको कैंसर है, जिसको पॉजिटिव टेस्ट, सो एक ऐसा कैंडिडेट जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया, उसका जेन्युइनली कैंसर होने का चांस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टेस्ट इतना खराब है। ऑल राइट। सो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज दैट इज गिवन हियर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ये जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से यही लिखा है, दिस टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव इन 80% ऑफ द केसेस हु हैव कैंसर एंड पॉजिटिव रिजल्ट in 90% of the cases if the test is positive.
अब एक और मतलब अगर सोचने पे सोचा जाए, पॉजिटिव रिजल्ट in 80% of the cases, if I assume that positive result means, you know, if I assume positive result meaning जो चीज आपको जेन्युइनली है वो डिटेक्ट हो, मतलब जो मैं बोल रही थी ना कि दूसरी इंटरप्रिटेशन भी सोच सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव रिजल्ट होने का मतलब क्या है, कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाए, सपोज कि पॉजिटिव रिजल्ट आने का मतलब क्या है, कि तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाए। अगर तुमको कैंसर नहीं है तो वो बता देगी कैंसर नहीं है, और कैंसर है तो वो बता देगी कैंसर, कैंसर जेन्युइनली है तो बता देगी कैंसर है, कैंसर जेन्युइनली नहीं है तो वो टेस्ट बता देगी कैंसर नहीं है। अगर इसको हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट बोले, तब ये टेस्ट थोड़ा सही सी बात कर रहा है। कैसे? कि 80% केसेस में जिनको कैंसर है उनको सच में बता देता है कि हाँ भाई तुमको कैंसर है, और जिन लोगों को कैंसर नहीं उसमें 90% केसेस में बता देता है कि भाई तुमको कैंसर नहीं है, 10% में गलती कर देता है। एंड इफ टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो उसको फिर थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन बदल जाएगी। बट आई मीन इन माई ओपिनियन, the confusion is stemming from the fact that, um, how can it give you such bad results when people don't have cancer? That is where the, you know confusion is coming from. And if they would have just said, nah, this is negative in 90% of the cases, then it would have made all the clarity, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो उस तरीके की इंटरप्रिटेशन भी हम सोच सकते हैं कि जो तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट है और जो तुम्हारी एक्चुअल रियलिटी है वो मैच करें। अगर उसको पॉजिटिव रिजल्ट बोल रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कैंसर? ठीक है। अगर मान लो मैं बोलूं कि पॉजिटिव मींस वॉट एवर इज योर एक्चुअल रियलिटी एंड वॉट एवर इज योर टेस्ट सजेस्टिंग दे मैच, इफ आई एम कॉलिंग दैट पॉजिटिव, देन इट विल मेक सेंस। क्योंकि फिर पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कि मुझे कैंसर नहीं है। 90% लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट मतलब जिन लोगों को कैंसर नहीं है उसमें से कितने लोग हैं जिनका टेस्ट बोलता है कि कैंसर नहीं है, वो 90% हो जाएंगे। फिर उसमें थोड़ी सी अप्रोच बदल जाएगी और आपके नंबर्स बदल जाएंगे। ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम इन अनदर मैनर, बट फॉर नाउ जो दैट विल बी जस्ट लाइक थिंकिंग टू मच। और currently with the information that is there, I think we can just stick to this. And this is really really a small number that we have. All right. So yeah, this is what we'll go with, because the test is really really unreliable. Okay. All right. So moving to question number 3, which is this. This was actually also based on the Bayes rule. What about this? A deadly car accident in a leading metropolitan state could have occurred as a result of potholes on the road, malfunctioning of the vehicles, rash driving, or use of mobile while driving. ठीक है, अच्छा, वेरी नाइस। 4 अलग अलग इन्होंने कारण बता दिए जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट के रीजंस इन्होंने बता दिए हैं। सो ऑल राइट, क्या क्या हो सकता है? पॉट होल्स ऑन द रोड, द अदर वन इज malfunctioning of vehicle, तुम्हारे व्हीकल में कोई प्रॉब्लम है, ऑफ व्हीकल। ठीक है। तीसरी चीज हो सकती है यू आर ड्राइविंग वेरी रैशली, रैश ड्राइविंग। चौथी चीज हो सकती है क्या? यूज ऑफ मोबाइल, यूज ऑफ मोबाइल while ड्राइविंग। ठीक है। Interviews with experts reveal that such accidents would usually occur with a probability of 0.25 because of potholes. So chances of having accident because of potholes is 0.25. As a result of malfunctioning of the vehicle is 0.20. Okay.
as a result of rash driving is 0.40 and 0.75 because of mobile while driving. ठीक है? तो जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसके ये सब चांसेस हैं. These interviews also yielded the subjective estimates of the prior probabilities of these four causes as 0.30, 0.40, 0.15, and 0.015. Prior probability का मतलब होगा क्या? Probability of getting a pothole, probability of malfunctioning, probability of rash driving, probability of use of mobile. ये सब क्या होगा? मान लो this is event A, this is event B, this is event C, this is event D. Okay? तो इनके हिसाब से probability of A, probability that you find a pothole. This is okay. Let's say this is event A, this is event B, this is event C, and this is event D. Okay? Interviews with the experts reveal that such an accident would usually occur with a probability of 0.25 as a result of potholes on the road. So basically इनका ये मतलब यही होगा कि अगर रोड में पॉट होल हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हैं. यही मतलब है ना. एक्सीडेंट वुड यूजली अकर विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. तो ये क्या बताया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट गिवन दैट देर इज अ इसको मैं क्या नाम दूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं लिखना मुझे, एक्सीडेंट लिखना है. लेट क्यू बी द इवेंट दैट देर इज अ एक्सीडेंट. Just a random name, okay? So what is the probability that there is an accident given that there is a pothole? वो ये probability है. What is the probability of accident given that the vehicle is malfunctioning? व्हीकल मैनफंक्शन कर रहा है, उसमें हर केस में एक्सीडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ 20% चांसेस हैं जहां पे एक्सीडेंट हो जाता है. वो ये है. Probability of accident given that you are driving rashly is this. Probability of accident given that you're using your mobile is 0.75. ठीक है? That's given. ये बात दी हुई है. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? These interviews also yielded the subjective estimates of the prior probabilities of these causes of uh, 0.30, 0.40, 0.15 and 0.15 again. So prior probability का यहाँ पे क्या मतलब होगा? What are they asking? तो ये तो सारी वैल्यूज हो गई. फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को प्रायर प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं कि मतलब बिफोर वी एक्चुअली गॉट इन टू इट, वॉट एवर एक्सीडेंट्स आर देयर, 30% ड्यू टू पॉट होल्स, 40% due to this malfunctioning, 15% due to rash driving and other use of mobile, right? So probability of getting a pothole is this.
probability of malfunctioning is this. Probability of rash driving is this. Probability of using mobile is this. 0.15. All of this is given. अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है? What was the most likely cause of accident? Accident का सबसे likely cause क्या है? मतलब क्या पूछ रहे हैं ये कि एक्सीडेंट हो गया है तो ये पॉटहोल की वजह से हुआ है, या ये मैल फंक्शनिंग की वजह से हुआ है, या ये रैश ड्राइविंग की वजह से हुआ है, या ये यूज ऑफ मोबाइल की वजह से हुआ है, ये आपको बताना है. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बिकॉज ऑफ पॉटहोल गिवन दैट देयर इज एन एक्सीडेंट. यही तो बताएगा ना कि अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें से पॉटहोल की वजह से हुआ है, उसका कितना चांस है. What is the probability that it's because of malfunctioning given that there is an accident? What is the most likely cause of accident का मतलब है एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें से कौन सी चीज है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ी आ रही है. Probability that it is because of rash driving given that there is an accident. What is the probability that it is because of use of mobile given that there is an accident? तो ये मेरी क्या है, प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं. ठीक है, ये मेरी प्रोबेबिलिटीज हैं of accident in such situation, accident in such situation, accident in such situation, and accident in such situation. Now the question is, there is an accident, which of these is most likely to be the cause of that accident? ये आपको पूछा हुआ है. ठीक है, और ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज बता दी गई हैं कि ए पॉट होल्स होने के चांस क्या हैं, मेल फंक्शनिंग के चांसेस क्या हैं, रैश ड्राइविंग के चांसेस क्या हैं, और यूज ऑफ मोबाइल के चांसेस क्या हैं. ठीक है, ये सब बता दिया. अब आपको ये निकालना है. सो हाउ डू यू फाइंड दिस? अगेन विल यूज दिस ओनली, राइट. एक तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू निकाल लो, विच इज व्हाट एक्सीडेंट कुड हैपन बिकॉज ऑफ ऑल फोर रीजंस. सो ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, and probability of accident given A, probability of accident given B, plus probability of accident given C, plus probability of accident given D. ये इसको कैलकुलेट करके आपकी क्या आ जाएगी? Probability of accident. This will tell you the probability that there is an accident. And then how do you find this? ये कैसे निकालोगे? This divided by PQ. Well, how do you find this? This divided by P of Q. How do you find this? This divided by P of Q. How do you find this? This entire thing on top as numerator divided by P of Q. तो ये actually क्या हो जाएगा? Probability of A intersection Q divided by probability of Q. यही है सारा फॉर्मूला, तो यही है. B intersection Q divided by P of Q. P of C intersection Q divided by P of Q. ये कितना है? Probability of D intersection Q divided by P of Q. और ये फिर कैसे निकाल सकते हो? Probability of A times probability of Q given A divided by probability of Q. Similar manner you can do this and this and this. So now basically you have to find all of these. And then you have answer for this and this and this and this. So given that there is an accident, it's because of this, because of this, because of this, because of this. And then what do you have to do? इसमें से जिसका number सबसे बड़ा आएगा, that is the most likely cause of accident. That is what you have to mention. All right. So the problem is simple. Again, it's the base rule only, but the way of framing of the question is something which could be problematic to some of us. So we have to be very, very careful here. All right. So
You can do the calculation, and this is the basic concept using which you have to do this. All right. Thank you.